हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, वही पढ़ाने वाले हैं और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर होगा, इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जो है ना, कौन सा कथन सही है। पहला, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, नहीं, गलत हो गया। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, स्वतंत्र नहीं है फ्रेंड, जुड़ा हुआ है। विकास पूरी तरह से केवल अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, केवल अनुवांशिकी, आंसर ये भी गलत हो जाएगा। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में शुरू होता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थान में प्रवेश करते हैं। कमेंट करिए, बच्चा फ्रेंड जो है ना स्कूल जैसे औपचारिक संस्थान में कब प्रवेश करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तुओं का मानसिक निरूपण और प्रतीकात्मक खेल में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उनमें अभी भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। कमेंट करिए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। प्रतीकात्मक खेल बच्चा खेल पाता है, मानसिक निरूपण हो जाता है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। कमेंट करिए सही जवाब। सुनिए, केंद्रीकरण किस में होता है फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नई जानकारी को इस तरह शामिल करता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 का बताइए। जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नई जानकारी को इस तरह शामिल करता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या होता है, बताइए। अगर क्लास अच्छा लगता है फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम तक जुड़े रहना है, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या होता है। बच्चों की सोच और कार्यों को नियमित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में पाढ़ मतलब स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है। पाढ़ का सही अर्थ क्या होता है। पाढ़ नहीं फ्रेंड्स, आपको स्कैफोल्डिंग समझना है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। बच्चों को सीधे उत्तर बता देना, नहीं। बच्चों को पुरस्कार देना, नहीं। कार्य के दौरान ज़रूरत के अनुसार संकेत या फिर सहायता प्रदान करना। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है ना, तो उसको क्या करना, आपको हेल्प करना है, सहायता प्रदान करना है, उसी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं, नैतिक विकास के किस चरण में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए। हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि वे समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये जो होता है फ्रेंड्स किस में आता है, कानून और व्यवस्था अभिन्यास में आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। 8 का बताइए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ना सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित, क्या नहीं, शिक्षक केंद्रित एकदम नहीं होता है। रटने पर आधारित नहीं। दंड और पुरस्कार ये भी नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, अंतःक्रिया, खोजी अधिगम होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के मूड, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में कुशल है, उसके पास कौन सी बुद्धि होती है? एक ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स जो दूसरों के मूड, इच्छाओं के बारे में वो जान पाता है, दूसरों के बात हो रहा है, दूसरे के बारे में वो समझ पाता है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? जब कोई व्यक्ति दूसरों को अच्छे से समझ पाता है ना फ्रेंड्स, उसमें इंटरपर्सनल होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते 10 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 10 का बताइए तो, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम फ्रेंड्स मातृभाषा या घर की भाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जेंडर एक डैश संरचना है जबकि लिंग एक डैश संरचना है। कमेंट करिए तो। देखिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये रिपीट भी होता है। जेंडर एक सामाजिक जबकि लिंग एक जैविक संरचना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बी लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को संबोधित करने के लिए क्या कर सकती है? 12 का बताइए। 12 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू कर देंगे? नहीं, बच्चों के अनुभवों के विविधीकरण को स्वीकार करना और उन्हें महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम तक जो है ना आप सभी को जुड़े रहना है, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए तो आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य पास या फेल करना उद्देश्य नहीं होता है। तुलना और रैंक करना, तुलना भी नहीं करना बच्चों में, ये भी गलत होता है। यह समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने में सुधार कैसे किया जाए, ये सही होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए जो है ना मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग का क्या लाभ है? 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए। मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग का क्या लाभ है? बताइए सही जवाब क्या होगा? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका हो जाएगा। यह समय के साथ बच्चे के काम और प्रगति का एक संचयी रिकॉर्ड प्रदान करता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, आंसर बी यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए तो। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें अलग सेक्शन या कक्षा में बनानी चाहिए? उनको अलग बैठा देंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। उन्हें अनदेखा करना चाहिए? ये भी नहीं करना है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहिए और उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ये आपका सही जवाब है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा की विशेषता है? बताइए तो। समावेशी कक्षा, कठोर और अपरिवर्तनीय समय सारणी, गलत हो जाएगा। कठोर हमेशा गलत होता है। ठीक है, कठोर में केवल मेधावी छात्रों को ही सीखने का अवसर देना, मतलब वैसे बच्चों की अवसर देंगे जो पढ़ने में तेज है, ये भी गलत है। केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल, गलत। आंसर बी हो जाएगा। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना, भेदभाव बच्चों में एकदम नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, टाइम एकदम नहीं लेंगे आपका, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई होगी? अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो उसे क्या करने में दिक्कत होगा? चलने और दौड़ने में? नहीं। चित्र को रंगने में? ये भी नहीं। पाठ को पढ़ने और अक्षर को समझने में, इसमें आप बच्चे को दिक्कत होता है। आगे चलते हैं 18, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार ADHD से पीड़ित बच्चे की पहचान किस लक्षण से की जा सकती है? 18 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ADHD से पीड़ित बच्चे की पहचान किस लक्षण से की जाती है? चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कमेंट करिए, गलती नहीं करना फ्रेंड्स। आंसर क्या होगा यहाँ पे? अत्यधिक आवेगी होना,
किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित न रख पाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। जिसको ADHD होता है ना, वह किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता है, उसका फोकस नहीं बन पाता है, ठीक है। 19 नंबर, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। आपको जो है ना प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना है, इसमें कौन सी विशेषता सही होगा 19 का बताइए। अभिनव सोच, जिज्ञासा और उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, जो लगभग बी लगा दिए, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को रचनात्मक बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। एक टीचर जो है ना अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती है, क्रिएटिव बनाना चाहती है, क्रिएटिव। वो कैसे प्रोत्साहित करेगी, उन्हें बार बार पुरस्कार दंड देकर, गलत हो जाएगा। उत्तर देने के लिए बाध्य करके, गलत हो जाएगा। उनके सामने बहुत आसान और सीधे प्रश्न रखकर, ये भी नहीं। बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। उन्हें बहुविध सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग और समस्या समाधान के विभिन्न तरीके खोजने के अवसर देकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। बच्चे दुनिया के बारे में अपने सहज सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, एक शिक्षक को इन सिद्धांतों के साथ क्या करना चाहिए। 21 का बताइए सही जवाब क्या होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपने सहज सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, एक शिक्षक को इन सिद्धांतों के साथ क्या करना चाहिए, बताइए 21 का आंसर। संवादात्मक गतिविधियों और उदाहरणों के माध्यम से इन विचारों को चुनौती देना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा ना, तो क्या करना, आपको क्या करिएगा, आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर देना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है, बताइए। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सार्थक और प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए केंद्र में कौन होना चाहिए, बताइए। तो केंद्र में फ्रेंड्स हमेशा कौन होता है, केंद्र में हमेशा बच्चा होता है, शिक्षार्थी होता है, बालक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, कमेंट करिए। निष्क्रिय रूप से सुनकर, देखिए निष्क्रिय हमेशा गलत होता है, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं, ये तो हमें ऐसे ही गलत हो गया। केवल श्यामपट्ट से उत्तरों की कॉपी करके, क्या वो सिर्फ नकल करेगा तो वो हो जाएगा, नहीं, गलत है। डर और तनाव के माहौल में अगर बच्चा बहुत डरा रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, ये भी गलत है। बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, जब वे गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और क्लास को फ्रेंड्स लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पे क्लास चलता है। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, 25 का बताइए। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अमूर्त और कठिन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, गलत। बच्चों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, गलत। रटने की प्रथा, रटाना नहीं है बच्चों को। नई सामग्री को बच्चों के पूर्व ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है, 26 का बताइए आंसर। बच्चों के विचार मंथन करने और वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 26 का बी हो जाएगा। जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। 27 नंबर, जब बच्चे किसी कार्य को करते समय असफल हो जाते हैं तो यह क्या दर्शाता है। जब बच्चे कोई काम को करते समय फेल हो गए, असफल हो गए, तो यह क्या दर्शाता है। सुनिए क्या दर्शाता है। त्रुटियाँ अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है
और वे बच्चों की सोच को समझने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को जो है ना पढ़ना है। 28 नंबर क्वेश्चन, संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध है? संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध है बताइए। वे एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, गलत हो जाएगा। वे एक दूसरे से आपस में जुड़े और अंतर संबंधित है, ये सही है जी, ये सही है, आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 29 का बताइए तो। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी विषय में गहरी रुचि और अपनी व्यक्तिगत समझ बढ़ाने के लिए पढ़ना, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? इसमें आंतरिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अपनी गहरी रुचि के लिए पढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 30 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुनिए, एक शिक्षक जो होता है ना जी, एक शिक्षक जो होता है वो क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। क्लास हर रोज होता है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो कमेंट में करिए, सर हमको PDF चाहिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।